वेलकम। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं RAS 2023 फाउंडेशन बैच की। और इस वीडियो से हम आज जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि RAS प्रीलिम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर, वो है दैनिक जीवन में विज्ञान में यूज होने वाली मूलभूत तत्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं कि RAS प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, तो उसमें है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं ना वो, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, अनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आहार एवं पोषण, रक्त समूह ब्लड ग्रुप, RH कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग। अब जैसे RAS के अंदर राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर हाल ही में आपको पता है कि जो गायें थी उनके अंदर एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था लंपी, जिसमें गांठें हो जाती थी ना गायों के ऊपर, और काफ़ी गायें मर भी चुकी थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार की वैकेंसी में। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव यानी कि एनवायरनमेंट भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण एवं संधारणीय विकास। जैसे कि हमारे जो वेटलैंड साइट्स है वो पूरे देश में कितनी हो गई है, अब वर्तमान में 75 हो गई है। तो राजस्थान में कौन सी है वो भी हम पढ़ेंगे। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो ये था RAS 2023 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस। इतने टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आज हम पहले टॉपिक, सबसे जो पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है RAS 2023 फाउंडेशन साइंस की क्लासेस हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 RAS प्रीलिम्स सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो सबसे पहला हमारा जो मूलभूत तत्व है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो आप जानते होंगे, जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इसके अंदर जो H होता है वो कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन ही होता है, जिसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इस यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित और आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है, जिसके अंदर सारे तत्व शामिल किए गए हैं, का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व ही कौन सा है, हाइड्रोजन है। आपने वो पीरियोडिक सारणी तो देखी होगी, ऐसी होती है, जिसके अंदर सबसे पहला तत्व भी कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। आपने 9th और 10th क्लास में देखा होगा। हालांकि NCERT ने अब 9th और 10th में पीरियोडिक टेबल हटा दी है, 11th क्लास में कर दी है पीरियोडिक टेबल। न्यूज़ में भी रहा था काफ़ी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया कि पीरियोडिक टेबल में शामिल यानी कि आवर्त सारणी के अंदर शामिल सबसे हल्का, सबसे छोटा और सबसे पहला तत्व ही कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। कौन सा होता है, ये H हाइड्रोजन 1H1, ठीक है, ऐसा होता है। इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, वो 1, ठीक है, 1s1 होता है। क्या होता है, सॉरी, ऐसा होता है 1s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर शामिल सभी तत्वों में सबसे सरलतम माना जाता है। हाइड्रोजन के कुछ गुण सार धातु, सार मतलब कौन से, बेस, इंग्लिश में बेस कहा जाता है सार को, सार धातुओं के समान तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं। लेकिन आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसे सार धातुओं के साथ समूह में रखा गया है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, 2 परमाणु मिलकर। अब जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, समस्थानिक। और समस्थानिक को इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स का मतलब ये होता है, और समस्थानिक का मतलब ये होता है, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन जो एटॉमिक नंबर, सॉरी, परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अब जो प्रोटियम होता है, एक तो ये होता है समस्थानिक, एक होता है ड्यूटेरियम होता है, और एक होता है ट्राइटियम। क्या होता है, प्रोटीन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
ये कई बार एग्जाम में अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। कौन कौन से? एक तो प्रोटियम होता है जिसको दर्शाया जाता है 1H1, ठीक है। फिर दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसको दर्शाया जाता है 1H2 और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसको 1H3 से दर्शाया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन जो कि यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है और आवर्त सारणी का यानी कि पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व भी कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। तो उसके बारे में हमने सारे देख लिया। एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, एक ही प्रोटॉन होता है। इसके अंदर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s1 होता है जो कि सबसे सरल माना जाता है, सबसे सभी तत्वों में सबसे सरलतम होता है। और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तब क्या बन जाता है? ये पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? वाटर। नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वो कौन, सॉरी उससे पहले एक बार ड्यूटेरियम की विशेषताएं देख लेते हैं कि ड्यूटेरियम, ठीक है, 1H2 इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग सूचक के तौर पर यानी कि इंडिकेटर के तौर पर किया जाता है। इंडिकेटर का मतलब आप समझते होंगे कि सूचक के तौर पर, जैसे कि अपन कोई भी स्केल मापते हैं, ठीक है, और कोई भी स्केल होता है ना तो उसको क्या किसके रूप में मानते हैं? सूचक के तौर पे कि यहाँ पर इतनी लंबाई है या इतना टेम्परेचर हो गया है। थर्मोमीटर होता है, ठीक है, वो भी सूचक के तौर पर ही होता है। तो ड्यूटेरियम जो होता है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर किसका रिएक्शन के अंदर एक सूचक के तौर पर काम में लिया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक को जिसका परमाणु द्रव्यमान तो 2 है, कितना है? परमाणु द्रव्यमान तो 2 है, ये द्रव्यमान होता है और ये होता है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। और जिसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ड्यूटेरियम 1H2 नाम दिया गया है। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? H2O होता है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है, ठीक है, भारी जल होता है, उसको D2O कहा जाता है। तो वैसे ही हाइड्रोजन के अंदर जो भारी हाइड्रोजन होता है उसको ड्यूटेरियम कहा जाता है यानी कि 1H2 से डिनोट किया जाता है। भारी जल बनाने में इसका उपयोग होता है, मतलब D2O बनाने में। जो भारी जल होता है, कठोर जल होता है, जो एक मंदक के रूप में काम के लिया जाता है, रिएक्टर्स के अंदर मंदक के रूप में काम में लिया जाता है, वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ड्यूटेरियम का, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है, मतलब आइसोटोप्स है। और आइसोटोप्स की परिभाषा क्या होती है? तो आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक की परिभाषा होती है जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा तत्व है वो है हाइड्रोजन गैस, जो मैंने आपको बताया था कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? गैस का। यह रंगहीन, गंधहीन का मतलब होता है इसकी स्मेल नहीं आती है, ठीक है, खुशबू नहीं आती है। स्वादहीन, इसका टेस्ट भी नहीं आता है। रंगहीन, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की जो विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। सभी गैसों में इसका घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस गैस का घनत्व सबसे कम होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपसे, 1, 2, 3 और 4। इसमें ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, फिर हीलियम आ गया, फिर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, CO2, ठीक है, कार्बन, फिर ये दे देंगे कि हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका घनत्व वायु के घनत्व का भी 1/4 होता है। जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, उसके घनत्व का भी 1/4 होता है। मान लो कि वायु का घनत्व कितना है? 8 है, तो हमारी हीलियम का घनत्व, सॉरी हाइड्रोजन गैस का घनत्व कितना हो जाएगा? 1/4 एयर के, तो मतलब 2। ऐसा यह एक प्लेन सेल गैस है। कौन सी गैस है? प्लेन सेल गैस है, जिसका ऑक्सीजन में दहन होने पर जल का निर्माण होता है और ऊर्जा निकलती है यानी कि उष्मा, एनर्जी का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनर्जी का निष्कासन होता है। कब होता है? जब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन, यानी कि यह जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो क्या होता है? पानी का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है और ऊर्जा निकलती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो आपने देखा होगा टरबाइंस, जो बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं उनके ऊपर पानी गिराया जाता है, ठीक है, फिर वो घूमते हैं, तो उनसे क्या बनता है? विद्युत बनती है, एनर्जी बनती है, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है
कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वो भी देख लेते हैं हम। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन, आपने सुना होगा जो रॉकेट होते हैं उनके अंदर, जो रॉकेट होते हैं उनके अंदर ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और ईंधन कौन सा, द्रव हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो हमारी गैस है और इसको द्रव हाइड्रोजन बनाने के लिए -183 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है, तब ये गैस किस में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है और इसका प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस गैस की सहायता से अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस की सहायता से अमोनिया का निर्माण किया जाता है और अमोनिया NH3 होती है, ठीक है, अमोनिया होती है और इसका निर्माण हाइड्रोजन गैस के उपयोग से किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि निम्न में से हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हुए अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो उस विधि का नाम है हेबर विधि। कौन सी विधि, हेबर विधि। नेक्स्ट है वनस्पति तेल, जो डालडा घी आता है, आपने सुना होगा कई बार कि डालडा घी का सामान बना हुआ है, ये खाने की चीज जो बनी हुई है वो डालडे घी की बनी हुई है। जो वनस्पति तेल होता है, ठीक है, उसके हाइड्रोजनीकरण से क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। मतलब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रक्रिया है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। धातुओं को काटने व वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार वेल्डिंग करते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा, वेल्डर को देखा होगा, तो वो एक चमकता हुआ पदार्थ लेता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है जिसका उपयोग वह वेल्डिंग करने में और धातुओं को काटने में किया जाता है। आपने गैस वेल्डिंग देखी होगी, ठीक है, गैस वेल्डिंग से गैस कटर भी देखा होगा, गैस वेल्डिंग भी होती है और गैस कटर भी होता है, ठीक है, तो दोनों हैं यहाँ पर धातुओं को काटने में और वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च के रूप में काम में लिया जाता है। यह ऑक्सी एसिटिलीन की अपेक्षा अधिक पर्यावरण हितैषी, मतलब ये पर्यावरण जो प्रदूषण होता है वो नहीं फैलाती है, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कैसे फैलाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो पर्यावरण हितैषी है, मतलब जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो नहीं फैलाती है। नेक्स्ट जो हमारा तत्व है वो है सल्फर। कौन सा है, सल्फर। अब सल्फर पृथ्वी की सतह पर लगभग 0.05% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.05%। सल्फर में श्रृंखला यानी कि सीरीज बनाने का जो गुण है वो पाया जाता है। इसके कारण इसके कई अपरूप पाए जाते हैं, कई अपरूप, जैसे कि जो कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, फुलरिन होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है, ठीक है, चारकोल होता है, तो वैसे ही सल्फर के अपरूप भी होते हैं। जैसे कि सल्फर का उपयोग पटाखों के अंदर, जो फायर वर्क्स होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है। माचिस तो आपने देखी होगी, घरेलू काम में आती है, बीड़ी सिगरेट पीने में काम आती है, उनके तरफ इधर डॉट डॉट से होते हैं ना, उनके अंदर भी, जिससे अपन माचिस की तीली होती है और उसके ऊपर टॉप के ऊपर वो जो लगा होता है वो क्या होता है, वो सल्फर होता है, ठीक है, और यहाँ साइड में जो लगा होता है वो भी सल्फर होता है। तो आपस में घर्षण करने से माचिस की तीली जलती है। तो जो सल्फर है वो काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है, तत्व है, ठीक है, तो इसके लिए इसको पटाखों के अंदर, माचिस के अंदर, डाई बनाने में आदि में काम में लिया जाता है। सल्फर युक्त दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली रबड़ का, प्राकृतिक रूप से जो रबड़ पाया जाता है, जो पेड़ों से हम प्राप्त करते हैं, उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए और औद्योगिक उपयोग बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। और इस विधि को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ठीक है, रबड़ का वल्कनीकरण। आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा, रबड़ का वल्कनीकरण या रबड़ का वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हेलोजन। क्या है, हेलोजन। अब हेलोजन आपने शादी विवाह में वो लाइट वो देखी होगी आपने, हेलोजन लाइट, ठीक है, ऐसी होती है वो। एक सेकेंड मैं बनाता हूँ एक बार। ऐसी होती है वो, ठीक है, और इनके बीच के अंदर एक छोटी सी ऐसी होती है हेलोजन लाइट, ठीक है, तो वही हेलोजन ही है, ठीक है, जो ये जलती है ना, ये हेलोजन की ही बनी होती है और इस ट्यूब के अंदर हेलोजन गैस होती है जो चमकती है। क्या होती है, चमकती है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के समूह 17 में इसको रखे गए 5 तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, ठीक है। जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके समूह 17 यानी ग्रुप 17 के अंदर 5 तत्वों को शामिल किया गया है। उन 5 तत्वों को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है
अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। कई बार पूछा गया ये कि हेलोजन ग्रुप के 5 तत्व कौन कौन से हैं। एक बार फिर से देखिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो हेलोजन के अंदर फ्लोरीन का काम में लिया जाता है। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। हेलोजनों में जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है वो कौन है? वो फ्लोरीन है। क्लोरीन कार्बन मोनोक्साइड से क्रिया करके कार्बोनल डाइक्लोराइड या फोस्जीन COCl2 का निर्माण करती है। इसका फोस्जीन या कार्बोनल क्लोराइड का। रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 का प्रयोग थायराइड कैंसर, जो गले में जो कैंसर हो जाता है ना, थायराइड, ठीक है, ये थायराइड की ये ग्रंथि है, यहाँ पे अपनी कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। तो उसके अंदर कैंसर हो जाता है ना, तब आयोडीन 131 का प्रयोग करके उसका इलाज किया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी I-131 का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर को Ag से, अर्जेंटम Ag से डिनोट करते हैं, और आयोडाइड तो हमारा है आयोडीन, ठीक है। इन दोनों के प्रयोग से कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व है, अत्यंत अस्थायी एवं पृथ्वी की भूपटपट्टी यानी कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, भूपट्टी मतलब जो सतह है पृथ्वी की, उसमें पाए जाने वाला दुर्लभ तत्व है, बहुत ही दुर्लभ तत्व है। कौन? एस्टेटिन, जो कि हेलोजन ग्रुप का एक तत्व है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये हाइड्रोजन गैस, हेलोजन, सल्फर और कौन सा देखा हमने? हाइड्रोजन गैस का उपयोग देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया, ठीक है, और हमने देख लिया सल्फर देख लिया, और सल्फर के बाद हेलोजन देख लिया। आई होप आपको ये सारी जो तत्व हैं, मूलभूत तत्व, वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी क्वेरी लेके उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।